गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के ही सफ़र में एक सफ़र और देखेंगे। वह है जयपुर का इतिहास। तात्पर्य आमेर का इतिहास। आमेर या जयपुर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इस पर जो वंश शासन करता था उसे हम कछवाहा वंश कहते हैं। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है, कछवाहा कह दीजिए चाहे कछावा कह दीजिए, एक ही बात है। उत्पत्ति के संबंध में हम बात करेंगे कि जो श्री राम हैं, भगवान श्री राम की बात करते हैं, उनके दो पुत्र थे लव एंड कुश। अब कहा जाता है जो कुश थे उसी के वंशज जो हैं ये कछवाहा कहलाते हैं। कुश के वंशज। कुश कौन? जो श्री राम के पुत्र थे। लेकिन सूर्यमल मिश्रण का कहना है कि रघुवंश में एक शासक हुआ था जिसका नाम था कुर्म, और इसी के जो वंशज थे वह कुर्म वंशीय कहलाए और उन्हें स्थानीय भाषा में हमने कछवाहा कह दिया। फिर रिपीट करती हूँ, कछवाहा या कछावा एक ही बात है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि ढूंढाड़ प्रदेश से तात्पर्य है, आमेर से तात्पर्य है, तो दोनों ही क्षेत्र हम कहेंगे जयपुर। प्राचीन नाम के आधार पर हम कहें ढूंढाड़ प्रदेश इस क्षेत्र को क्यों कहा जाता था, तो यहाँ पर एक ढूंढ नाम की नदी है वह प्रवाहित होती है। तो ढूंढ नाम की जो नदी है उसका जो प्रवाह क्षेत्र था उसके आसपास में इस वंश का शासन था, इस कारण यह प्रदेश जो है ढूंढाड़ प्रदेश कहलाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी प्राचीन जो राजधानी थी। सबसे प्रथम राजधानी इनकी दौसा थी। याद रखना, राजधानियों का क्रम हम करते हुए चलेंगे। दौसा सबसे प्रारंभिक राजधानी इनका दौसा थी। दो जातियां मिलती है जिनका कछवाहों से संघर्ष हुआ था। टू द पॉइंट चल देंगे। कछवाहों का संघर्ष एक मीणाओं से हुआ था और दूसरा बड़ गुर्जरों से हुआ था। ठीक है। अब राजस्थान का जो सबसे प्राचीन वंश है चौहान वंश कहा जाता है, ये उन्हीं के सामंत थे। तो कछवाहों का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? चौहानों के सामंत के रूप में माना जाता है। ये सामान्य परिचय हमने कछवाहों का लिया था। अब आती है बात शासकों की। तो सबसे पहला आदि पुरुष हम कहेंगे कछवाहा वंश का दुल्ह राय होता है। कौन होता है? दुल्ह राय। कहा जाता है कि 1137 ईस्वी में दुल्ह राय इसके द्वारा बड़ गुर्जरों तथा मीणाओं दोनों को परास्त करेगा। बड़ गुर्जरों को परास्त करने के बाद में ये ढूंढाड़ वंश की स्थापना करेगा, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना करेगा, और जमवा रामगढ़ नामक स्थान पर मीणाओं को परास्त करके उस जमवा रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाएगा। तो राजधानियों पर चर्चा करते हैं। प्रथम राजधानी हमने इसकी की है दौसा। दूसरी राजधानी हमें करनी है जमवा रामगढ़। अब बात करते हैं अगला शासक 1207 ईस्वी में कोकिल देव। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसी के द्वारा आमेर की स्थापना होगी। आमेर में इससे पहले मीणाओं का शासन था, इसके द्वारा मीणाओं को परास्त करके आमेर को अपनी राजधानी बनाया गया। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए स्टूडेंट्स की राजस्थान का जो क्षेत्र है उसकी वर्तमान राजधानी है जयपुर, और जो जयपुर स्थापित होता है 1727 ईस्वी में होता है। उससे पहले तक आमेर ही इस प्रदेश की राजधानी था। तात्पर्य यह है कि 1207 से लेकर के 1727 ईस्वी तक इस क्षेत्र की जो राजधानी है वह आमेर था। इसलिए आमेर का नाम कोकिल देव से जुड़ा है। इन दोनों तथ्यों को हमें साथ में याद करते हुए चलना है। अब तक हमने इस वंश के दो प्रमुख शासकों के बारे में बात की, पहला दुल्ह राय और दूसरा कोकिल देव। अब बात आती है इम्पोर्टेंट शासक जिसका कि मुगल काल से भी संबंध है। और मुगल काल का जो इतिहास है मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करें और मध्यकालीन राजस्थान की बात करें उनसे जुड़ा हुआ है। भारमल अगला हमारा शासक बनता है। भारमल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हुए चलिएगा। भारमल वह व्यक्ति है जिसके द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार की गई थी। राजस्थान की किसी भी रियासत का वह पहला व्यक्ति है भारमल जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो हम देखते हैं इस प्राचीन गौरवमय राजस्थान के इतिहास में यह जो घटना घट रही है जिसके द्वारा किसी एक शासक के द्वारा अधीनता स्वीकार की जा रही है, तो उसकी क्या परिस्थितियां रही होगी, तो हम अध्ययन करेंगे। भारमल को हम स्टूडेंट एक याद नाम रखना है बिहारी मल। इसी को कहा जाता है बिहारी मल। भारमल का ही अन्य नाम है। लेडीज सुपरवाइजर के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बिहारी मल के द्वारा मुगल अधीनता कब स्वीकार की गई थी। तो देखिए भारमल या बिहारी मल कह दीजिए 1547 से 1573 तक शासक रहेगा। जब ये शासक बनता है तो बहुत ही कठिन परिस्थितियां उस समय उसके सामने आती हैं। अब उसे अपनी सत्ता को बचाने के लिए किसी मजबूत सहारे की आवश्यकता होती है, और मजबूत सहारा बनता है उस समय का जो मुगल शासक होता है अकबर। वह इसे सहायता देगा। अब किस एवज में देगा? अधीनता स्वीकार करने के एवज में देगा। भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत। पहली रियासत कौन सी हो जाएगी? आमेर रियासत। और पहला राजपूत कौन हो जाएगा? भारमल। समस्त राजस्थान के समस्त राजपूतों में अलग अलग रियासतों का पूछते हैं तो स्टूडेंट अलग अलग नाम आता है, परंतु पहला पूछें तो हमें भारमल
ऑप्शन को चूज करना होता है। अब कहा जाता है कि अकबर के द्वारा जनवरी 1562 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सन है ये 1562, इसे आप याद कीजिए। 1562 की जो सन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अकबर इस समय अजमेर की यात्रा पर आ रहा है। और होता क्या है, जब अजमेर से अकबर लौट रहा है उस समय उनका स्टॉपेज होता है सांबर नामक स्थान पर वो रुकते हैं। और इसी स्थान पर, तात्पर्य यह है, सांबर में भारमल तथा अकबर की मुलाकात होती है। और इसी स्थान पर 1562 ईस्वी में भारमल के द्वारा अपनी पुत्री हरकाबाई, इनका विवाह अकबर के साथ में कर दिया जाता है। तो 1562 की घटना राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में दो इम्पोर्टेंट तथ्य, पहला कि किसी राजपूत के द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार की गई, और दूसरा किसी राजपूत के द्वारा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया। ये हरकाबाई हैं। इन्हीं का एक अन्य नाम मिलता है मरियम उज़्ज़मानी। शब्द से तात्पर्य होता है विश्व की ममतामयी माँ। जहांगीर के द्वारा उसे ये नाम दिया जाता है। और इन दोनों की संतान, अकबर और हरकाबाई की संतान जो होती है वह जहांगीर होता है। ठीक है, तो जहांगीर जो है उसका आमेर रियासत में कैसा संबंध है? तो यह उसका ननिहाल है। अब 1562 में ही इसके साथ में तीसरी घटना जो घटती है, प्रथम घटना हमने की अधीनता स्वीकार करना, दूसरी घटना वैवाहिक संबंध स्थापित करना। और इसी के साथ में ही 1562 ईस्वी में सांबर में ही भारमल के द्वारा अपने पुत्र भगवान दास तथा पौत्र मानसिंह, इन दोनों को मुगल दरबार में भेज दिया जाता है और अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। तो भारमल जो शासक है उसके संबंध में तीन घटनाएं हैं, तीनों अकबर से संबंधित हैं। अधीनता स्वीकार करना, वैवाहिक संबंध स्थापित करना तथा अपने पुत्र तथा पौत्र को मुगल दरबार में अधीनता स्वरूप भेज देना। अब नेक्स्ट शासक आता है, जयपुर परिप्रेक्ष्य में करें तो हम नेक्स्ट शासक करेंगे भगवान दास। भगवान दास की अगर हम बात करें तो देखिए स्टूडेंट, 1573 में यह शासक बनेगा। इतना विशेष इतिहास इनका नहीं है, बस इनके संबंध में यह आ सकता है कि भाई भारमल ने जब मुगल अधीनता स्वीकार करी तो किनको मुगल दरबार में उपस्थित करवाया था या भेजा गया था, तो हम कहेंगे भगवान दास और मानसिंह को। तो भगवान दास की सामान्य चर्चा करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य जयपुर का इतिहास करना है, आमेर का इतिहास करना है। तो भगवान दास 1573 में शासक बन गया, 89 तक शासक रहेगा। जब ये आमेर की गद्दी पर बैठ जाता है तो इसके द्वारा एक युद्ध में वीरता का परिचय दिया जाता है, सरनल का युद्ध। ठीक है, पंजाब का सूबेदार रहेगा लगभग 7 वर्षों के लिए। और 1585 ईस्वी में इसके द्वारा क्या किया जाएगा कि अपनी जो पुत्री का विवाह, पुत्री थी इसकी मानबाई, इसका विवाह जहांगीर के साथ में कर देंगे। अभी जहांगीर जो कि भारमल की पुत्री हमने किया, हरकाबाई का पुत्र है, इसका विवाह भगवान दास की पुत्री मानबाई से हो जाएगा। और इन दोनों की जो संतान होगी खुसरो। यहाँ इस पॉइंट को पकड़िएगा, आगे हम जब मानसिंह पढ़ेंगे तब एक विरोधाभास की स्थिति आएगी कि क्या कारण होता है कि मानसिंह का अकबर के साथ में इतने प्रगाढ़ संबंध होते हुए भी जहांगीर के साथ में नहीं होंगे। तो जो खुसरो है वह मानबाई और जहांगीर का पुत्र है। 1889 में लाहौर में इनकी मृत्यु हो जाएगी भगवान दास की। मैंने बताया था भगवान दास पर इतना विशेष टॉपिक बनता नहीं है, फिर भी अगले जो शासक हैं मुगल राजपूत संबंध का सबसे देखें तो मुख्य पॉइंट है मानसिंह। कौन है शासक? मानसिंह। मानसिंह की अगर हम चर्चा करें, शासक तो ये 1589 में बनेंगे, परंतु ये मुगल दरबार में उपस्थित होते हैं, मुगल शासक की शरण में आते हैं 1562 में। एक प्रश्न तो यहीं से आ जाता है कि मानसिंह के द्वारा मुगल अधीनता या मुगल दरबार में कब उपस्थित हुआ गया? तो 1562 ईस्वी में। इस समय इनकी आयु की बात करें तो सिर्फ 12 वर्ष के थे ये। मानसिंह 12 वर्ष की आयु में मुगल सेवा में चले गए। तब से लेकर के जब इनकी मृत्यु होती है 1614 में, तब तक इन्होंने मुगल अधीनता में ही अपना शासन कार्य चलाया था। यह दो शासकों अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन माने जाते हैं। मैंने बताया था अकबर के साथ में इनके इतने प्रगाढ़ संबंध थे, उतने संबंध जहांगीर के साथ में नहीं थे। अब अकबर की बात करते हैं। अकबर के समय में हम बात करते हैं 1562 पहली सन आती है हमारे सामने, जब मुगल अधीनता इसके द्वारा स्वीकार की गई है, मुगल दरबार में ये उपस्थित हो रहा है। इनका जो जीवन का पहला अभियान माना जाता है। देखिए स्टूडेंट, मानसिंह के जीवन की हर एक घटना एग्जाम में आती है, क्योंकि ऑलमोस्ट राजस्थान के जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उसके अंदर टॉपिक रहता है मुगल राजपूत संबंध
और मुग़ल राजपूत संबंधों में मानसिंह का मुग़लों के साथ में जो संबंध रहा है, जितना लंबा टाइम पीरियड रहा है 1562 से लेकर के 1614 तक का, उतना अन्य किसी शासक का नहीं रहा है। इस कारण यह इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा इसके द्वारा जो हल्दीघाटी युद्ध के अभियान, या फिर हम कहें इसके गुजरात अभियान, या हम कहें बंगाल बिहार इनकी सूबेदारी, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें से प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो इसके जीवन का जो पहला अभियान आता है वह होता है रणथंबोर अभियान। इसके द्वारा अकबर के रणथंबोर अभियान, जो कि 1569 ईस्वी में हुआ था, उसको सफलतापूर्वक भूमिका निभाई गई थी। इसमें जो रणथंबोर का शासक था सुरजन हाड़ा, उस समय रणथंबोर का जो क्षेत्र था वो बूंदी के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो सुरजन हाड़ा वहाँ का शासक है और मानसिंह के कहने पर वह मुगल अधीनता स्वीकार कर लेगा और इस तरह यह इसके जीवन का पहला सफल अभियान माना जाता है। गुजरात अभियान पर जब मानसिंह गया हुआ होता है तो हम बात करते हैं, हमने महाराणा प्रताप का टॉपिक किया है। आप महाराणा प्रताप का जो टॉपिक है, उनके मानसिंह के साथ में जो संबंध हैं, जो उनके आपस में संघर्ष है, उनके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, आप वहाँ जाके देखिए। हम बात करते हैं, हमने उसमें कहा था कि महाराणा प्रताप को मनाने के लिए अकबर के द्वारा 4 दूत मंडल भेजे गए थे, जिनकी हमने शॉर्ट ट्रिक भी की थी। पहला अक्षर लेकर के ज मा भा टो, माँ से हमने किया था मानसिंह, वही है ये मानसिंह। तो हम बात करते हैं गुजरात अभियान के दौरान 1573 ईस्वी में 1573 में मानसिंह को महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर के भेजा गया था। फोकस कीजिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, कौन सा प्रस्ताव? तो हम कहेंगे दूसरा प्रस्ताव। आजकल प्रश्नों की प्रवृत्ति अलग होती है। प्रश्न पूछा जाता है कि जब मानसिंह महाराणा प्रताप से अकबर का जो संधि प्रस्ताव लेकर के, दूसरा संधि प्रस्ताव लेकर के उपस्थित हुए थे, उस समय वह किस अभियान में संलग्न थे? तो हमारा आंसर क्या होगा? गुजरात अभियान में। कौन से अभियान में? गुजरात अभियान के दौरान जब वापस लौट रहे थे तो उनको एक आदेश आया अकबर का कि आप भी जाइए और महाराणा प्रताप को समझाइए कि मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। परंतु अधीनता महाराणा प्रताप के द्वारा उससे भेंट तक नहीं की गई और अपने पुत्र अमर सिंह को भेजा गया और कहा कि पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस कारण इन दोनों में संघर्ष तो आवश्यक था। अब कहा जाता है कि 1576 ईस्वी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है इसमें। और इस हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाले मानसिंह स्वयं थे। कहा जाता है कि जब अकबर ने युद्ध अभियान के बारे में अपने दरबार में जब एक मीटिंग का आयोजन किया तो उस समय मानसिंह के द्वारा स्वयं इच्छा जाहिर की गई कि वह इसका नेतृत्व संभालेगा, क्योंकि उन्हें अपने उस अपमान का बदला लेना था जिस अपमान में महाराणा प्रताप ने उससे भेंट करना स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट बात आती है कि अकबर के जो दरबार होते हैं उसमें नवरत्न बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर के नवरत्नों में एक मानसिंह भी शामिल थे। अगला बात आती है कि अकबर जो है उसके द्वारा फर्जंद की उपाधि किसे दी गई थी? तो मानसिंह को दी गई थी। फर्जंद शब्द का अर्थ क्या होता है? फर्जंद शब्द से तात्पर्य होता है बेटा। ठीक है, और इसे 7000 का मनसब दिया गया। हम बात करते हैं मुग़ल दरबार की, और मुग़ल दरबार में हम यह देखते हैं कि तो 7000 का मनसब अगर हम बात करें अकबर के द्वारा मानसिंह को दिया गया था, और इस कारण मानसिंह को जो है 7000 कहा जाता था। एक सिंपल प्रश्न बनता है कि कौन सा राजपूत शासक है जो 7000 कहलाता था? तो मानसिंह कहलाता था। किस कारण? क्योंकि अकबर के द्वारा 7000 का मनसब इसे दिया गया था। हम राजस्थान में देखते हैं कि राजस्थान में 2 व्यक्ति मिलते हैं, एक अजीत सिंह कोका और एक मानसिंह। ये 2 ही व्यक्ति हैं जिनको ये मनसब मिला था। बाकी कोई भी शासक, चाहे वो कितना ही मुग़ल शासक के नज़दीक रहा हो, उसको इतना बड़ा मनसब किसी भी शासक के द्वारा नहीं दिया गया था। इस कारण यह जो मानसिंह है वह इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। अब बात आती है कि 1589 ईस्वी में हमने बात की थी, 1589 ईस्वी में भगवान दास की मृत्यु हो जाएगी। उस समय यह बिहार के सूबेदार थे। ठीक है, प्रश्न बनता है कि अपने पिता की मृत्यु के समय मानसिंह कहाँ के सूबेदार थे या कहाँ की सूबेदारी इन्होंने निभाई थी? तो बिहार के सूबेदार थे। इधर इनके पिता की जब मृत्यु हो जाएगी तो इनको बिहार में पटना नामक स्थान पर इन्हें शासक बना दिया जाएगा। तो सिंपल प्रश्न बनता है कि जयपुर के किस शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो हम कहेंगे कि मानसिंह का। इसी प्रकार मानसिंह में हम आगे अध्ययन करते हैं कि मानसिंह जो है अकबर का विश्वास पात्र था, परंतु कालांतर में जब हम देखते हैं 1605 में
अकबर की मृत्यु हो जाएगी और जहांगीर के साथ में इसके संबंध उतने बेहतर नहीं रहे जितने कि अकबर के साथ में थे। अगली बात आती है 1592 ईस्वी में। क्या हुआ था 1592 ईस्वी में? उड़ीसा का जो प्रांत है वह पहली बार मुगल साम्राज्य का अंग बनेगा। और जीत कर लाने वाला कौन है? जीत कर लाने वाले मानसिंह स्वयं हैं। उड़ीसा की जीत मानसिंह के कारण ही हुई थी। 1614 में मानसिंह की स्वयं मृत्यु हो जाएगी और इलिचपुर महाराष्ट्र में यह मृत्यु को प्राप्त होंगे। मानसिंह इस युद्धों के साथ साथ में मानसिंह के अगर सांस्कृतिक जीवन पर चर्चा करें तो यह विद्वानों के आश्रयदाता थे। इनके समय के जो दो प्रसिद्ध विद्वान हैं वह है मुरारीदान तथा जगन्नाथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोनों। मुरारीदान के द्वारा ग्रंथ जो रचा गया था वह है मान प्रकाश और जगन्नाथ के द्वारा मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। दोनों ग्रंथ स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ऐसे ही प्रश्न हमें कैच करने हैं जो कि एग्जामिनर पूछता और हमें आते हों। तो मानसिंह कीर्ति मुक्तावली यह ग्रंथ किसका है? जगन्नाथ का। एक प्रसिद्ध मंदिर आता है मानसिंह के समय में ही उनकी पत्नी जो है रानी कंकावती के द्वारा बनाया जाएगा। वो हम किसकी याद में? पुत्र जगत सिंह की याद में, जो जगत शिरोमणि का मंदिर है जयपुर में। बहुत फेमस मंदिर है, कभी जाए तो देख के आइएगा। जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? रानी कंकावती के द्वारा। और किसकी याद में? ज़्यादातर एग्जाम्स में स्टूडेंट यही प्रश्न आया है कि किसकी याद में बनाया गया। तो मानसिंह के पुत्र जगत सिंह की याद में यह मंदिर जो है बनवाया गया था। तो जयपुर का इतिहास या आमेर का इतिहास कहूँ तो एक वीडियो में बनाना संभव नहीं है। अतः हम आगे के जो प्रमुख इसके प्रतापी शासक हैं उसका अध्ययन दूसरे वीडियो में करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।